वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो उत्तर भारत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत में कहाँ कहाँ मुख्य केंद्र बनाए गए थे। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पैठ कैसे कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोले, मुख्य केंद्र कहाँ बनाया। और आज हम इसको खत्म करके फ्रांस का जो बचा है उसको भी खत्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे क्या करेंगे, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो बिना देरी किए। तो 1639 ईस्वी में क्या होता है कि फ्रांसिस 1639 में फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास में अपना केंद्र स्थापित करता है। मद्रास में अपना फैक्ट्री स्थापित करता है, फैक्ट्री लगाता है। मद्रास में अपना फैक्ट्री लगाता है और मद्रास में अपने फैक्ट्री के लिए केंद्र कौन सा बनाता है। तो मद्रास में आप सबको पता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना किया जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या होता है, तो दक्षिण व्यापार का केंद्र होता है। दक्षिण व्यापार का केंद्र होता है, सेंटर होता है, केंद्र। तो ये यहाँ पर चंद्रगिरी के राजा से 1639 में क्या करते हैं, तो मद्रास को ले लेते हैं। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करते हैं जो कि दक्षिण व्यापार का केंद्र होता है। और वहीं से क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं दक्षिण भारत को। अब आगे इम्पोर्टेंट है एक, वो क्या है कि 1639 है ना। 1639 के बाद 1661 ईस्वी में क्या होता है 1661 ईस्वी का क्या कहानी है कि 1661 ईस्वी में एक होते हैं पुर्तगाली प्रिंसेस, पोर्तुगीज प्रिंसेस कौन होती है पोर्तुगीज प्रिंसेस, तो कैथरीन ब्रेगांजा। कैथरीन ब्रेगांजा जो होती है, इसका शादी ब्रिटिश के यानी अंग्रेज ब्रिटेन के जो प्रिंस होते हैं, ब्रिटेन प्रिंस चार्ल्स द्वितीय से इनका शादी होता है। किनका, तो चार्ल्स द्वितीय से इनका शादी होता है। ब्रिटेन प्रिंस चार्ल्स द्वितीय का शादी पोर्तुगीज प्रिंस कैथरीन ब्रेगांजा से होता है 1661 ईस्वी में। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है वेट्स, क्योंकि इनका जब शादी होता है तो पुर्तगालियों का आपको पता है कि बॉम्बे पर था कब्जा। तो बॉम्बे को पुर्तगाली दहेज में ब्रिटिश प्रिंस को दे देते हैं। किसको, ब्रिटेन प्रिंस को। लिख लीजिए दहेज में, यहाँ पर दहेज में डॉरी में, गिफ्ट में, दहेज में बॉम्बे प्रिंस को दे दिया जाता है। प्रिंस यानी
इसको ये क्या कहते हैं, चार्ल्स द्वितीय को, प्रिंस को दे दिया। क्या किया? दे दिया। दे दिया। अब क्या हुआ कि 1668 ईस्वी में बॉम्बे को किनको दे दिया गया? ब्रिटिश प्रिंस में, ब्रिटिश प्रिंस को। अब 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में ये जो ब्रिटेन प्रिंस है वो कहता है कि हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर मतलब कुछ काम नहीं है मेरा, हम जा रहे हैं वापस ब्रिटेन। तो जब ब्रिटेन जाते हैं तो इसी जो मतलब बॉम्बे है, बॉम्बे को 1668 ईस्वी में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर 10 पाउंड वार्षिक के बदले 10 पाउंड वार्षिक के 10 पाउंड वार्षिक में बॉम्बे दे दिया। बॉम्बे दे दिया। क्या दे दिया? बॉम्बे दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक में बॉम्बे दे दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में 10 पाउंड में बॉम्बे को दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना गवर्नर भी बनाएगी। मिटा के लिखते हैं, 1 मिनट स्टॉप। आइए, हमने क्या पढ़ा है कि ब्रिटेन प्रिंस जो है चार्ल्स द्वितीय का शादी पोर्तुगीज प्रिंस कैथरीन ब्रेगांजा से होता है 1661 में। वो तो दहेज में पुर्तगाली जो है बॉम्बे दे देते हैं ब्रिटेन प्रिंस को। और ब्रिटेन प्रिंस जब 1668 में, क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता है यहाँ बॉम्बे का, तो बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करके 1668 में वो ब्रिटेन चले जाते हैं 10 पाउंड सालाना के बदले। और तब जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब आ चुका है क्या? बॉम्बे। अब जब बॉम्बे जब आ गया है उसके पास, तो वहाँ का गवर्नर भी किसी को नियुक्त करेगा। तो बॉम्बे का जो गवर्नर वो नियुक्त करता है, बॉम्बे, यहाँ लिखिए बॉम्बे का जो गवर्नर नियुक्त करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो करता है गेराल्ड ओंगियार को। गेराल्ड ओंगियार को। किसको? गेराल्ड ओंगियार को गवर्नर नियुक्त करता है बॉम्बे का। और कब से कब तक ये गवर्नर रहते हैं वहाँ के? तो 1668 में दे के गया था, ठीक 1669 से 1677 तक के लिए ये बॉम्बे का गवर्नर होता है गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार को ही फाउंडर ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। फाउंडर ऑफ बॉम्बे, यानी बॉम्बे के स्थापना का श्रेय इसी को दिया जाता है, फाउंडर ऑफ बॉम्बे। फाउंडर ऑफ बॉम्बे। और ये जो गेराल्ड ओंगियार है, एक इम्पोर्टेंट काम किया। आप सबको पता है कि इससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र सूरत हुआ करता था। तो सूरत से बदलकर मुख्य केंद्र जो है बॉम्बे लाने वाला यही था। सूरत के बदले बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र बनाया। कौन बनाया? तो यही गेराल्ड ओंगियार। और कब बनाया? 1687 ईस्वी में। लिख लीजिए 1687 में। 1687 में कहा? सूरत के बदले बॉम्बे को मुख्य केंद्र बनाने वाले यही गेराल्ड ओंगियार थे। ठीक। अभी क्या आगे हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन। ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और विस्तार से जानना है, लेकिन बचा हुआ है फ्रांसिस, तो उसको देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। तो फ्रांसिस जो होते हैं, क्या पढ़ेंगे? फ्रांस, जो भारत में आए थे। तो फ्रांस क्या है? तो सबसे अंतिम में कब? 1668 ईस्वी में। कब? 1668 में आए। 1668 में आए। सबसे
अंतिम में 1668 में आए। और इनके कंपनी का स्थापना कब हो चुका था? 1664 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में इनकी कंपनी का स्थापना हो चुका था। और इनके कंपनी का नाम क्या था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। क्या? ओरिएंटलेस। इनकी कंपनी का नाम था ओरिएंटलेस। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। और एक कैसी कंपनी थी? तो एक कंपनी थी पूर्णतः सरकारी। कैसी कंपनी थी? सरकारी, गवर्नमेंट आउन कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। और इस समय जो वहाँ के राजा होते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रिंस, मतलब फ्रांस के सम्राट जो होते हैं, फ्रांस सम्राट कौन होते हैं? उस समय वहाँ के फ्रांस सम्राट होते हैं जिस समय कंपनी आती है। उस समय वहाँ के राजा होते हैं लुई 14वां। कौन होते हैं? लुई 14वां, रोमन लुई 14वां। और ये कंपनी जो है किनके प्रयास से बनती है? तो वहाँ के जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री, किसी किसी किताब में वित्त मंत्री के बदले प्रधानमंत्री भी लिखा जाता है, लेकिन वित्त मंत्री, वहाँ के वित्त मंत्री कौन थे? कोलबर्ट। वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से इसका स्थापना होता है। प्रयास से ये जो फ्रांसीसी कंपनी है इसका स्थापना होता है। कोलबर्ट के प्रयास से स्थापना ब्रिटेन कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस का स्थापना किसके प्रयास से होता है? तो वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से। वहाँ के सम्राट होते हैं सम्राट लुई 14वां। और इस कंपनी का स्थापना 1662 ईस्वी में होती है। और आगे क्या है? तो इसने अपना प्रथम केंद्र, मतलब प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो प्रथम फैक्ट्री 1668 में ही सूरत में। कहाँ स्थापित किया? सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री, सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। ये कौन? फ्रांस। और 1669 में मसूलीपट्टनम, आप सबको पता है मसूलीपट्टनम में भी क्या कहते हैं? मसूलीपट्टनम अंग्रेज का भी केंद्र है। 1611 में जो बनाया था मसूलीपट्टनम। और हम पढ़ चुके हैं कि 1668 में सूरत जो है सूरत को प्रथम केंद्र ये क्या कहते हैं? ब्रिटेन, यहाँ पर ब्रिटेन का भी फैक्ट्री था। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में द्वितीय केंद्र, सेकेंड फैक्ट्री, द्वितीय केंद्र बनाया गया। कब? 1669 ईस्वी में। आगे जगह के लिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं फिर बताते हैं। एक मिनट का पॉज। आइए, तो हमने क्या पढ़ लिया है कि 1664 ईस्वी में ब्रिटेन फ्रांस की जो कंपनी है, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस का स्थापना होता है, पूर्णतः सरकारी होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि प्रथम केंद्र सूरत में बना 1668 में, इस पर द्वितीय केंद्र मसूलीपट्टनम में बना। आगे हम उस समय के राजा लुई 14वां थे, फिर वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से ऐसा सब हुआ। आगे हम पढ़ेंगे क्या कि वो जो मतलब केंद्र प्रथम सूरत में, दूसरा मसूलीपट्टनम में, फिर ये जो है मतलब फ्रांस 1674 ईस्वी में 1674 में, एक मिनट, हाँ 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने
पांडिचेरी की स्थापना की। किसका स्थापना किया? पांडिचेरी का। पांडिचेरी की स्थापना, पांडिचेरी की स्थापना। तो हम क्या पढ़े कि 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन जो है वो पांडिचेरी का स्थापना करता है। पांडिचेरी वही है जिसको पुडुचेरी कहते हैं। वहां पर अगर आप आज भी जाएंगे तो आपको फ्रांसीसी कल्चर देखने को मिलेगा, संस्कृति देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्थापना करने वाला फ्रांसिस ही था, फ्रांसिस का वर्कर। तो पांडिचेरी का स्थापना 1674 ईस्वी में हुआ। 1690 में क्या हुआ कि चंद्रनगर बंगाल में फैक्ट्री स्थापित हुआ। चंद्रनगर बंगाल में चंद्रनगर बंगाल में है, में फैक्ट्री चंद्रनगर बंगाल में फैक्ट्री का स्थापना होता है। चंद्रनगर बंगाल में फैक्ट्री का स्थापना होता है। आगे क्या है? अब इतना फ्रांस का इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों फ्रांसिस का मतलब पतन क्यों हो गया, वो क्यों इतना मतलब आगे नहीं बढ़ पाया भारत में। तो उसका कारण है, यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रांस के पतन का कारण। फ्रांस के भारत में पतन का कारण रीजन बिहाइंड फ्रेंच डिक्लिनेशन इन इंडिया। तो क्या कारण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि 1742 तक केवल व्यापार तक सीमित रहना। केवल व्यापार तक सीमित रहना। क्योंकि ये फ्रांसिस जो है वो 1742 तक केवल व्यापार तक ही सीमित रहे, इंडिया में आगे बढ़ना नहीं चाहे। फिर 1742 में ही एक गवर्नर की एंट्री होती है भारत में, और वो गवर्नर कौन है? डुप्ले की एंट्री होती है। किसकी? डुप्ले की। लिख लीजिए, गवर्नर है। कौन है? फ्रांसिस गवर्नर है। डुप्ले की एंट्री होती है। डुप्ले क्या करता है? डुप्ले का मन होता है अपना व्यापारिक एक्सपेंशन करने का, यानी एम्पायर साम्राज्य का विस्तार करने का। डुप्ले साम्राज्य विस्तार करना चाहा। क्या करना चाहा? डुप्ले साम्राज्य विस्तार करना चाहा। डुप्ले साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। जिसके लिए क्या किया डुप्ले? तो डुप्ले बहुत सारा मतलब नीति अपनाया साम्राज्य विस्तार का, जिसका कई गो युद्ध परिणाम है, आपको वो भी अभी पढ़ना है। तो डुप्ले साम्राज्य विस्तार किया। भारत के आंतरिक मामलों में ये हस्तक्षेप करने लगा। मतलब आंतरिक मामलों में भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होने लगा। इसका किसका? भारत के आंतरिक मामलों में। और अभी तक भारत के आंतरिक मामलों में कौन हस्तक्षेप कर रहा है? तो ब्रिटेन कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है। तो उसको तो बुरा लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा कि हम अभी तक है और ये नया मेहमान है और ये हस्तक्षेप मतलब आते ही करने लगा है। तो ये हस्तक्षेप करने लगा, जिससे मतलब अंग्रेज के साथ इसकी टनाटनी थोड़ा शुरू हुई। फिर क्या हुआ? ये जो है राजनीतिक और ये क्या कहते हैं, ये डुप्ले जो है, इसकी राजनीतिक और व्यापारिक दोनों महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। राजनीतिक
व व्यापारिक 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 महत्वाकांक्षा बड़ी थी, जिसके वजह से अंग्रेज के साथ संघर्ष हुआ। इसका क्या हुआ? अंग्रेज के साथ संघर्ष, अंग्रेज के साथ संघर्ष। और एक किसी लड़ाई में अंग्रेज से जीत नहीं पाए, अंग्रेज के साथ संघर्ष होता है। उसी का परिणाम, संघर्ष का परिणाम क्या होता है? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध जो होता है वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ही होता है, कर्नाटक का युद्ध। अभी हम तीनों कर्नाटक के युद्ध को पढ़ेंगे, क्यों हुआ, क्या कारण रहा, मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं। मिनट। तो चलिए, हमने अभी तक क्या देखा है कि डुप्ले का एंट्री हो चुका है। डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी आदमी हो गए, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। उसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना चालू कर दिया है, वो संधि भी कर रहा है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर रहा है। आगे क्या है, तो उसके इस मतलब गतिविधि का परिणाम कर्नाटक युद्ध होता है। कर्नाटक युद्ध, 3 गो कर्नाटक युद्ध होते हैं, तीनों को हम पढ़ेंगे और क्यों इम्पोर्टेंट है कर्नाटक युद्ध उसको भी जानेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध। फर्स्ट प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। और एक बात बहुत रहस्यमयी है, मतलब रहस्यमयी नहीं, दिलचस्प है कि अंग्रेज जहाँ जहाँ फ्रांसिस का उपनिवेश होता है, कॉलोनी होता है, और वहां पर अगर अंग्रेज भी है, तो अगर यूरोप में अंग्रेज फ्रांस के बीच में तनातनी है, लड़ाई हो रहा है, तो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ाई होगा। अगर भारत में हो रहा है तो वहां भी होगा। तो ये दोनों का चलता था कि अगर लड़ाई एक जगह हो रहा है तो सब जगह होगा, जहां जहां अंग्रेज और फ्रांसिस है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध उसी का परिणाम है कर्नाटक युद्ध है, जो 1746 से 1748 के बीच हुआ था। और इसका कारण क्या था होने का, तो कारण जानेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर यह युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के कारण, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के कारण, यानी फ्रांसिस चाहते थे कि हम जिसको चाहते हैं वही ऑस्ट्रिया का नया उत्तराधिकार बने, और इंग्लैंड चाहते थे, यानी अंग्रेज चाहते थे कि हम जिसको चाहते हैं वो बने। जिसके कारण क्या हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। तो इसी युद्ध, यह युद्ध भारत में भी हुआ। तो और इसका समाप्ति कब हुआ, 1748 में यह युद्ध खत्म हुआ। और मतलब ब्रिटेन फ्रांस में कैसे खत्म हुआ, तो ब्रिटेन व फ्रांस में एक्स-ला शैपेल की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस में एक्स-ला शैपेल की संधि से, एक्स-ला शैपेल की संधि से यह युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और भारत में इसी का परिणाम क्या है, अड़यार की लड़ाई। जब वहां पर युद्ध हो रहा था तो भारत में भी युद्ध होगा एकदम, दोनों का आपको पता ही है। तो 1748 में इसी का परिणाम था। 1748 में अड़यार की लड़ाई होती है। अड़यार का युद्ध होता है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो सेंट थोमे के युद्ध से, सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। सेंट थोमे के युद्ध के
सिंथोवे के युद्ध, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। और इसमें जो हुआ था अड़यार का युद्ध, इसमें ब्रिटेन की तरफ से मोर्स थे और ब्रिटिश गवर्नर मोर्स, और ये जो है 1784 में अड़यार का लड़ाई फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले वर्सेज ब्रिटिश गवर्नर मोर्स, ब्रिटिश गवर्नर मोर्स के बीच हुआ था। और इसमें हार हो मतलब संधि के कारण यह युद्ध समाप्त हो गया, नहीं तो जितना भी युद्ध हुआ सब में हार अंततः किसकी हुई, तो यही फ्रांस की हुई। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का यही है, इतना इम्पोर्टेंट है। अड़यार का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहाँ होता है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध भारत को ही लेकर होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था कि कारण हैदराबाद, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर, और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर हुआ। और ये कब तक हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है कब से कब तक, 1749 से 1754 तक, 1749 से 1754 तक ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। और इसमें हैदराबाद से ब्रिटेन चाहता है, ऐसे करते हैं, यहाँ पर दूगो होता है, यहाँ पर ये है हैदराबाद और ये है कर्नाटक। तो ये क्या कहते हैं, हैदराबाद से अंग्रेज चाहते हैं कि कौन शासक बने, तो हैदराबाद से शासक बने, कर्नाटक से अनबउद्दीन शासक बने। कौन बने, अनबउद्दीन शासक बने। और हैदराबाद से नासिर जंग बने, हैदराबाद से नासिर जंग बने। कौन बने, नासिर जंग, हैदराबाद से नासिर जंग बने। और कर्नाटक से अनबउद्दीन, ये कौन चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कौन, ब्रिटेन, ये चाहते हैं ब्रिटेन कि ऐसा हो। लेकिन फ्रांस क्या चाहता है, फ्रांस चाहता है कि कर्नाटक से कौन बने, तो चंदा साहब, कर्नाटक से बने चंदा साहब, कर्नाटक से शासक बने चंदा साहब। और ठीक है, कर्नाटक से शासक कौन बने, चंदा साहब। और हैदराबाद से शासक कौन बने मुजफ्फर जंग। कौन बने, मुजफ्फर जंग। हैदराबाद से शासक कौन बने, मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक से शासक बने चंदा साहब। तो ये चाहता है फ्रांस। और इसी के कारण क्या होता है, युद्ध। और भारत में इसका परिणाम क्या है, भारत में इस युद्ध को अंबार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंबार का युद्ध मतलब अंबार का युद्ध इसी का परिणाम है, अंबार का
युद्ध, अंबार का युद्ध, जो कब होता है 1749 में, 1749 में होता है अंबार का युद्ध। इसी का परिणाम है, आगे पढ़ेंगे। मिटाते हैं, एक मिनट। तो हम देख चुके हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो अब ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे इसको देख चुके हैं। आगे क्या है कि इस युद्ध की समाप्ति कैसे होती है, तो 1749 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है, जिसके द्वारा इसकी समाप्ति होती है। तो यहाँ लिख लेंगे कि किससे समाप्ति होती है इसकी, पांडिचेरी की संधि से। यही लिखते हैं 1749 में, नहीं 1754 में ना, 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध जो होती है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध वो समाप्त होती है। अंबार का युद्ध इसी का परिणाम है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक होती है, 1758 से 1764 ईस्वी तक होती है। 1758 से 1764 ईस्वी तक होती है। इसका कारण क्या होता है, कारण होता है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, वही भारत में भी चल रहा होता है। तो क्या कहते हैं, उसी का विस्तार होता है। हम बताए हैं कि अगर यूरोप में लड़ाई चल रहा है तो भारत में भी होगा। तो यूरोप के वर्षीय युद्ध जो कब से कब तक चला था, 1756 से 1764 तक चला था। इसी का परिणाम सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार भारत में भी हो गया था, इसी का परिणाम था। और इसी का समाप्ति कब हुआ, इस युद्ध का समाप्ति कब हुआ, तो पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। पेरिस की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब चल रहा होता है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, तो भारत में भी जो संघर्ष कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं कौन कौन, तो वांडीवास का युद्ध। भारत में जो उस समय चल रहा होता है वो वांडीवास का युद्ध कहलाता है। वांडीवास का युद्ध, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें ब्रिटेन का तो हम देख चुके हैं, हम देख रहे हैं कि वांडीवास का युद्ध जो कि मतलब क्या कहते हैं 22 जनवरी 1760 ईस्वी में होती है। इसमें अंग्रेजों की हार होती है। इसमें अंग्रेजों के तरफ से आयरकूट गवर्नर होते हैं। आयरकूट ब्रिटेन के तरफ से और फ्रांस के तरफ से कौन होते हैं, तो फ्रांस के तरफ से होते हैं लाली। गवर्नर कौन होता है, लाली फ्रांस के तरफ से। ये दोनों के बीच में होती है और इसकी हार होती है, फ्रांस की हार होती है इसमें, जिसका परिणाम क्या निकल के आता है, पेरिस की संधि, जो कि कब होती है, पेरिस की संधि 1763 में होती है। इसी हार का परिणाम है, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के बुरी हार का परिणाम है। रिजल्ट क्या है कि पेरिस की संधि करना पड़ता है उनको 1763 ईस्वी में। तो यहाँ तक कि तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया, पेरियार की लड़ाई, द्वितीय, ठीक है।
तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो शुरू से 6-7 वीडियो है उस सब का, और क्वेश्चन करके फिर आगे हम INM पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, INM इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का अगला भाग INM पढ़ेंगे, और फिर दूसरा टॉपिक में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर वाला। ओके, गुड बाय।